तो लास्ट क्लास में हम लोग पोलराइजेशन पढ़ रहे थे। पोलराइजेशन के हमने आपको एप्लीकेशंस बता रहा था, तो उसी के आगे ही है जहां तक बता दिया था। एप्लीकेशंस ऑफ पोलराइजेशन। देखो, मैंने आपको कार्बोनेट के एग्जाम्पल बता दिए थे कल, तो अब उसी के आगे दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं दूसरे कंपाउंड का। मान लो नाइट्रेट्स का देखते हैं। ठीक, वो कार्बोनेट का था, अब देखते हैं नाइट्रेट का। फर्स्ट ग्रुप के नाइट्रेट, सेकंड ग्रुप के नाइट्रेट। मैंने कहा था स्टेबिलिटी, थर्मल स्टेबिलिटी देख रहा हूं। थर्मल स्टेबिलिटी। तो देखो, हमने कहा था आप आयन देखा करो, निगेटिव आयन। ये है नाइट्रेट आयन। ये हमारा है नाइट्रेट आयन। अब जो नाइट्रेट आयन होता है वो बेसिकली क्या है, बड़ा आयन है। और हमने कहा था जब बड़ा आयन होता है, ये कैसा, बिगर आयन है। जो बिगर आयन होता है, निगेटिव आयन, तो हमने कहा था इसलिए वहां पे पोलराइजेशन फैक्टर काम करेगा, पहली बात तो। और उस केस में थर्मल स्टेबिलिटी पोलराइजेशन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है लैटिस एनर्जी के डायरेक्टली। अभी लैटिस एनर्जी वाले भी देखेंगे, पहले पोलराइजेशन वाले बता दूं। ठीक, तो देखो जरा क्या हुआ। तो पोलराइजेशन को हम कैसे चेक करें? देखो इधर हम भाई फर्स्ट ग्रुप के बताएंगे। फर्स्ट ग्रुप एल्कली मेटल्स होते हैं ना, और सेकंड ग्रुप वाले हमारे क्या होते हैं, एल्कलाइन अर्थ मेटल। ये कहलाते हैं एल्कली मेटल्स, और ये कहलाते हैं एल्केलाइन अर्थ मेटल्स। इतना तो जानते ही होंगे। यहाँ पे भाई लिथियम सोडियम फर्स्ट ग्रुप में, सब उन्हीं को रख लो। ये हो गए इनके नाइट्रेट बना लो। फर्स्ट ग्रुप वालों की वैलेंसी 1 होती है और नाइट्रेट की भी 1, तो दोनों तरफ 1 1 लगा दो। आवाज जिसको नहीं आ रही है दोबारा ज्वाइन करो। इधर हमारा नाइट्रेट, यहाँ पे जब जैसे हम इसकी बात करें, बेरिलियम, मैग्नीशियम, ये तो देखो सेम वैसे ये जैसे कल बात कर रहे थे। क्या बात कर रहे थे कल, देखो समझो जरा ध्यान से। कल मैं कह रहा था कि जैसे टॉप टू बॉटम हम बात कर रहे थे, ऊपर से नीचे। तो जब ऊपर से नीचे आप मूव करोगे, यहाँ पर भी यहाँ पर भी, तो क्या होगा, देखो साइज ऑफ कैटायन दोनों में ही ऊपर से नीचे बढ़ता है। चार्ज तो प्लस वही रहेगा, लिथियम पे प्लस है, सीजियम पे प्लस 1 ही होगा नीचे तक, यहाँ पे +2 होगा ऊपर से नीचे तक। और जब ये +2 होगा तो देखो वैलेंसी भी हमारी कितनी है, 2 है, तो इनको ट्वाइस कर देना, बस इतनी सी बात है। वैलेंसी इसकी इधर लगा और नाइट्रेट की 1 होती है, वो इधर लगा दो। तो साइज ऑफ जो हमारा मेटल आयन है, या कह लो मेटल आयन ना समझ में आए तो कैटायन कह सकते हो, कैटायन वो ऊपर से नीचे क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। और जब साइज ऊपर से नीचे बढ़ेगा तो हमारा पीपी, पोलराइजिंग पावर, क्या होगी, डिक्रीज होगी। हमने कहा था जो छोटा
कैटायन होता है उसकी अट्रैक्टिंग पावर ज्यादा, अट्रैक्टिंग पावर को ही हम लोग क्या कह रहे थे, पोलराइजिंग पावर। और जब पोलराइजिंग पावर कम हो जाएगी तो पोलराइजेशन भी हमारा यहाँ से यहाँ क्या होगा, डिक्रीजेस। और जब पोलराइजेशन डिक्रीज होता है तो थर्मल स्टेबिलिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, इसका मतलब इंक्रीजेस बढ़ेगी। तो कल जैसा ही सेम आ रहा है वही चीज सब यहाँ होगी। और पीरियड में लेफ्ट राइट चलो मान लो, तो पीरियड में चलेंगे तो ग्रुप में हमने समझाया। तो पीरियड में लेफ्ट राइट चलोगे तो देखो चूंकि क्या हो रहा है, +1 से +2, इसका मतलब चार्ज ऑन कैटायन, मेटल्स होते हैं इसलिए मैंने मेटल आयन लिख दिया है, या कैटायन एक ही बात है। चार्ज बढ़ रहा है पहली बात। दूसरी बात, चार्ज बढ़ गया और साइज पीरियड में डिक्रीज होता है, तो साइज ऑफ कैटायन आयन जो है वो भी हमारा क्या हो रहा है, कैटायन का डिक्रीजेस। साइज भी हमारा डिक्रीज हो रहा है, चार्ज भी हमारा बढ़ रहा है, दोनों ही बातें हो रही हैं। इसलिए जब दोनों बातें ये होंगी तो हमारा क्या होगा, पोलराइजिंग पावर बढ़ेगा। और पोलराइजिंग पावर बढ़ेगा तो ऑब्वियसली हमारा पोलराइजेशन भी बढ़ेगा। और जब पोलराइजेशन बढ़ेगा तो थर्मल स्टेबिलिटी टीएस लिख रहे हैं यहाँ पे, डिक्रीजेस, घट जाएगी। थर्मल स्टेबिलिटी हमारी क्या है, वो डिक्रीज। तो देखो एक बात ये समझ में आ गई, यहां पर भी सेम वही रिजल्ट है। इसका मतलब इधर से इधर थर्मल स्टेबिलिटी डिक्रीज हो रही है, इसका मतलब एल्कली मेटल के नाइट्रेट ज्यादा स्टेबल है, इधर वाले कम स्टेबल है। हेंस हम कह सकते हैं क्या, एल्कली मेटल नाइट्रेट्स आर मोर, ये ज्यादा स्टेबल है, मोर स्टेबल देन सेकेंड ग्रुप नाइट्रेट। सेकेंड ग्रुप माने अल्कलाइन अर्थ मेटल नाइट्रेट। ठीक, तो इसका मतलब इन सब में ये वाला हमारा क्या होगा भाई, पीरियड में लेफ्ट राइट स्टेबिलिटी घट रही है तो इधर वाले ज्यादा स्टेबल, और इधर ऊपर से नीचे बढ़ रही है तो ये वाला इस हिसाब से मोस्ट स्टेबल है जितने इसमें बने। और पीरियड में डिक्रीज हो रही है, इधर वाले कम स्टेबल होंगे, और इधर वालों में वो कम स्टेबल होगा जो ऊपर है, तो ये वाला क्या होगा, मिनिमम स्टेबल। ठीक है, ये वाला हमारा मिनिमम स्टेबल है। समझ में आया ये वाला सबके? बताओ। यस नो लिख दिया करो चैट बॉक्स में, मुझे समझ में आ जाता है, कोई प्रॉब्लम हो पूछ लो। ठीक है, ओके, थैंक यू। चलिए नेक्स्ट देखो, ये नाइट्रेट्स के हो गए। अब ऐसे देखो बाइकार्बोनेट की बात करते हैं। अब है अगले बाइकार्बोनेट। तो बाइकार्बोनेट्स को जरा देखो, बाइकार्बोनेट को ही हम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी कहते हैं। कहने का मतलब जिसमें HCO3 1- होगा। ठीक है, HCO3 1- होगा इसमें बाइकार्बोनेट। अब देखो तो यहाँ पे वही फर्स्ट ग्रुप पहले इधर बना दो, एल्कली मेटल, इधर वही सेकंड ग्रुप बना दो, ये सेकंड ग्रुप हो गया। चलो लिथियम बाइकार्बोनेट वैलेंसी 1 है तो ये तो ऐसे ही लिखेंगे, लिथियम सोडियम, लिथियम सोडियम पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम। इधर हमारा क्या है, बेरिलियम। अब इनकी वैलेंसी 2 है तो कार्बोनेट बाइकार्बोनेट पे 2 लगा दो, और उसकी 1 होती है तो वो इधर 1 है ही। बेरिलियम मैग्नीशियम
ये इनके हो गए। ये अब देखो, हमने कहा था सबसे पहले ये देखा जाता है कि हमारा आयन कैसा है। तो ये हमारा कैसा है, पॉलीएटॉमिक है, बिगर आयन है, पॉलीएटॉमिक बिगर आयन। और जब पॉलीएटॉमिक बिगर एनायन होता है तो हमारा फैक्टर कौन सा वर्क करता है, पोलराइजेशन फैक्टर। जैसे अभी इसका मतलब ऊपर पढ़ाया वैसे ही आएगा। और पोलराइजेशन क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है थर्मल स्टेबिलिटी के। तो इसका मतलब ये भी समझ में आ गया, जो ऊपर था वही रिजल्ट यहाँ आने वाला है। तो यहाँ ऊपर से नीचे जब चलोगे तो सेम रिजल्ट आएगा, कोई और फर्क नहीं है यहाँ पे। क्या कि टॉप टू बॉटम जब मूव करोगे तो क्या होगा, साइज हमारा क्या हो रहा है, साइज ऑफ कैटायन माने मेटल आयन बढ़ रहा है चूंकि, तो साइज हमारा इंक्रीज होगा। तो सीधे सीधे इसका मतलब पीपी हमारी डिक्रीज होगी, पीपी डिक्रीज होगी तो पोलराइजेशन भी हमारा डिक्रीज होगा, पोलराइजेशन डिक्रीज होगा हमारा तो थर्मल स्टेबिलिटी हमारी बढ़ेगी। इसका मतलब नीचे वाले ज्यादा स्टेबल। और सेम ऐसे पीरियड की अगर बात करेंगे तो पीरियड में भी है। पीरियड में कैसे, इसी टाइप से अरेंज कर लो। पीरियड में साइज ऑफ कैटायन क्या होता है, पीरियड में साइज डिक्रीज हो रहा है, साइज डिक्रीज। एंड पॉजिटिव चार्ज कैटायन का बढ़ रहा है, पहले +1 है फिर +2 हो गया, पॉजिटिव चार्ज इंक्रीजेस। इसलिए ओवरऑल हमारा पीपी बढ़ेगा, इंक्रीजेस, पीपी बढ़ेगा तो इसलिए हमारा पोलराइजेशन भी बढ़ेगा। और जब पोलराइजेशन बढ़ेगा तो थर्मल स्टेबिलिटी उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो थर्मल स्टेबिलिटी यहाँ पे डिक्रीजेस। तो यहाँ भी देखो समझ में आता है कि ये जो फर्स्ट ग्रुप के बाइकार्बोनेट है ये ज्यादा स्टेबल होंगे, सेकेंड ग्रुप के कम स्टेबल होगा। अब यहाँ पे मैं आपको 2-3 पॉइंट्स बता रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, उनको ध्यान देना, नोट करके लिख रहा हूँ। पहला पॉइंट तो यही समझ में आया कि जो बाइकार्बोनेट का चाहे हाइड्रोजन कार्बोनेट कहिए, बाइकार्बोनेट ऑफ किसके, फर्स्ट ग्रुप, वो क्या है, आर मोर स्टेबल है किनसे, देन सेकेंड ग्रुप। पहला पॉइंट। दूसरी बात देखो इंपॉर्टेंट क्या है, ये जो बाइकार्बोनेट है ये सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करें या सॉल्यूशन में, ये सोचने वाली बात है। तो देखो हमारा इस हिसाब से क्या आ रहा है, ये वाला मोस्ट स्टेबल आ रहा है ना भाई, इधर से इधर स्टेबिलिटी बढ़ रही है, फर्स्ट ग्रुप के ज्यादा स्टेबल होंगे और नीचे बढ़ रही है, तो ये वाला हमारा मोस्ट स्टेबल है। तो अब आप सोचो, और ये वाला हमारा मिनिमम स्टेबल है ना। तो आप देखिए सिर्फ ये 5, ओनली 5 ही बाइकार्बोनेट्स होते हैं, 5 बाइकार्बोनेट्स एग्जिस्ट पाए जाते हैं इन सॉलिड स्टेट में। मतलब उनको बॉटल में सॉलिड फॉर्म में बंद करके रखना है तो सिर्फ 5 ही हैं। कौन कौन से हैं, एक तो देखो सोडियम बाइकार्बोनेट, एक है पोटेशियम बाइकार्बोनेट, एक है तुम्हारा रुबिडियम बाइकार्बोनेट, एक है तुम्हारा सीजियम बाइकार्बोनेट, और एक और होता है, एक होता है अमोनियम बाइकार्बोनेट। सिर्फ ये 5 ही हैं। और इन 5 में देखो ये तो मेटल के हैं, ये 5-4 काय के हैं, मेटल है ना, मेटल बाइकार्बोनेट है। और बाद वाला तो मेटल का नहीं है, ऐसे ही है, ठीक। तो इसका मतलब दैट इज, ये भी कह सकते हो आप, तीसरा पॉइंट, बाकी जितने भी होते हैं और बाइकार्बोनेट, रेस्ट माने बचे हुए, रेस्ट माने बचे हुए, रेस्ट बाइकार्बोनेट्स एग्जिस्ट करेंगे इन सोल्यूशन में। वो सोल्यूशन में इस
एग्जिस्ट करते हैं, यानी जो सेकंड ग्रुप के हैं मैग्नीशियम, कैल्शियम, ये सिर्फ सोल्यूशन में होते हैं, नॉट इन सॉलिड स्टेट, वो सॉलिड में स्टेबल नहीं होते। देखो ये चारों काय के हैं, मेटल के, इसका मतलब ये भी कह सकते हो पीरियोडिक टेबल में बहुत सारे मेटल हैं, इन पीरियोडिक टेबल बहुत सारे मेटल हैं, ओनली लेकिन उनमें से 4 मेटल्स ही ये वाले हैं, 4 मेटल बाइकार्बोनेट्स एग्जिस्ट इन सॉलिड फॉर्म, पाए जाते हैं, एग्जिस्ट इन सॉलिड फॉर्म। तो कोई पूछे बताओ मेटल के कितने बाइकार्बोनेट सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, तो आप 4 आंसर टिक कर दीजिए। कोई पूछा था टोटल कितने एग्जिस्ट करते हैं, तो 5, तो ये वाला भी काउंट कर लेंगे हम। बताओ ये समझे या नहीं समझे? अब इनकी रिएक्शंस वगैरह जब एस ब्लॉक पढ़ाएंगे मेन ग्रुप एलिमेंट, तब वहां पे बताएंगे, यहाँ पे बताने से कोई फायदा नहीं है, अभी ज्यादा बताना पड़ेगा। इतना सब लोग समझे या नहीं समझे? चलिए, तो देखो ये इनके कार्बोनेट बाइकार्बोनेट की स्टेबिलिटी के हमने पॉइंट्स आपको बताए, लेकिन ये स्टेबिलिटी जो अभी तक हमने लगाई है ये सब पोलराइजेशन के बेसिस पर। अब देखो एक एग्जाम्पल हम लगाते हैं जिसमें पोलराइजेशन नहीं होगा, अब की लैटिस एनर्जी वाला फैक्टर लगाते हैं। ठीक, तो देखो जरा लैटिस एनर्जी वाला कैसे होगा, समझिए। जैसे हम नाइट्राइड लेते हैं, लिथियम नाइट्राइड, सोडियम नाइट्राइड, पोटेशियम नाइट्राइड, रुबिडियम नाइट्राइड, सीजियम नाइट्राइड। ठीक, इनकी बात करते हैं, ये नाइट्राइड्स हैं। क्या है? नाइट्राइड्स। नाइट्राइड में क्या होता है? नाइट्रोजन 3 नेगेटिव। अब नाइट्राइड क्या है? ये तो मोनो एटॉमिक है, अकेला है, तो इसलिए यहां पे हमारा लैटिस एनर्जी फैक्टर वर्क करेगा। ठीक, अब इधर देखो लैटिस एनर्जी क्या होती है। जैसे सोडियम आयन है, समझने के लिए समझो, और क्लोराइड आयन है, आगे पढ़ाएंगे इसी चैप्टर में डिटेल में। इन दोनों को गैस स्टेट से आपस में मिला दो और मिलाकर क्या बना लो? सॉलिड बना लो। 1 मोल, 1 मोल, तो जितनी एनर्जी यहां रिलीज होगी, माइनस में लिखो रिलीज होगी, उसी को हम लैटिस एनर्जी कहते हैं। तो लैटिस एनर्जी वो एनर्जी है, इसका मतलब जो एक टाइप से कैटायन और एनायन को बांधने का काम करती है। ठीक, तो लैटिस एनर्जी जो है ये डायरेक्टली डिपेंड करती है, इसका मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पे। जितना ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा आयंस के बीच में, लैटिस एनर्जी भी उतनी ज्यादा होगी। और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किस पे डिपेंड करेगा? चार्जेस पे। ज्यादा से ज्यादा प्लस माइनस चार्ज होने चाहिए, चार्जेस ऑन आयन, जितने आयन्स पे चार्ज ज्यादा होगा अट्रैक्शन ज्यादा। और दूसरा उनका साइज छोटा होना चाहिए, दोनों का साइज ऑफ आयन्स, दोनों आयन्स के साइज छोटे होने चाहिए। तो साइज छोटे हो, चार्ज ज्यादा हो आयन पे, तो हमारा लैटिस एनर्जी जो होता है वो ज्यादा होता है। तो हम लैटिस एनर्जी के फैक्टर को देखो इस तरीके से यूज करेंगे, ध्यान रखो। लैटिस एनर्जी अट्रैक्शन फोर्स है, ध्यान रखो। लैटिस एनर्जी सीधे सीधे क्या है? अट्रैक्शन फोर्स है। ठीक, तो चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। ठीक, आगे देखेंगे, इनके फार्मूले बताएंगे आपको जब लैटिस एनर्जी पढ़ाएंगे। तो देखो अब चलो ऊपर से नीचे, अगर ग्रुप में ऊपर से नीचे चले तो साइज क्या हो रहा है? कैटायन एनायन तो सेम ही है, नाइट्रोजन नाइट्राइड आयन, तो साइज ऑफ कैटायन आपका क्या हो रहा है? बढ़ रहा है ना, एक ग्रुप में साइज बढ़ता है। तो जब साइज बढ़ेगा तो क्या होगा? लैटिस एनर्जी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है साइज, तो यानी लैटिस एनर्जी हमारी जो है यहाँ पे वो डिक्रीज होगी। और जब लैटिस एनर्जी डिक्रीज होगी, और लैटिस एनर्जी और इसमें क्या रिलेशन था? थर्मल स्टेबिलिटी में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, वो तो सीधा सही दिख रहा है। लैटिस एनर्जी क्या है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अगर लैटिस एनर्जी ज्यादा है, इसका मतलब आयंस के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है।
और अट्रैक्शन ज्यादा है तो उसे तोड़ने के लिए एनर्जी ज्यादा देनी पड़ेगी, टेम्परेचर ज्यादा देना पड़ेगा, तो थर्मल स्टेबिलिटी क्या हो गई, ज्यादा, यानी वो चीज ज्यादा स्टेबल है। तो इसलिए थर्मल स्टेबिलिटी भी यहाँ पे क्या है, इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो लैटिस एनर्जी अगर घटेगी तो हमारा थर्मल स्टेबिलिटी भी डिक्रीज होगा। इसका मतलब ये वाला हमारा क्या आएगा, मोस्ट स्टेबल आएगा, और ये वाला इसमें क्या आएगा, मिनिमम या लीस्ट स्टेबल। ठीक, इतनी बात समझ में आ गई सबके, कोई डाउट? बेटा जी मेरी आवाज जिसको नहीं सुनाई दे रही है वो दोबारा रीज्वाइन करो, मेरी बाकियों को सुनाई दे रही है तो रीज्वाइन करिए आप। तो चलो ये वाला देखो, ये हो गया। ऐसे ही सेम ऐसे ही अब सीधे सीधे लिखेंगे, अब थोड़ा शॉर्टकट मारते हैं, बहुत हमने चार डिटेल से बता दिया आपको। ठीक है, अब सीधे इसको ऐसे करते हैं। बेटा दोबारा ज्वाइन करो, या तुम्हारे उसमें प्रॉब्लम आ रहा है, आप उसको देखो, हेडफोन या ऊपर क्लिक करोगे फोन पे तो आएगा। यहाँ देखो दूसरा, जैसे हम बात करें, ध्यान से, बीच बीच में तो बेटा मैं बोलते कंटिन्यू थोड़े ना बोलूंगा, एक आध मिनट बीच में 5-10 सेकंड रुक जाता हूँ तो वो लगता है आपको कट गया। आप कंटिन्यू थोड़े ना कोई बोलता चला जाएगा। अरे बोलने आपसे भी क्या लगातार बोलोगे, लगातार बोल लोगे क्या, ऐसे थोड़ी ना होता है। तो बीच में 2-4 सेकंड तो रुक, अब जैसे ये रुक गए, देखो है 2-4 सेकंड रुकता ही है बोलने में, इतना कंटिन्यू कोई नहीं बोल सकता। ऑक्सीजन तो जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए, बोलते रहेंगे तो ऑक्सीजन कब खींचेंगे अंदर। देखो, और ज्यादा देर तक अगर रुक रही है बीच बीच में तो इसका मतलब ये है आपकी तरफ इंटरनेट कनेक्शन वीक है, तो आपको अपने इंटरनेट कनेक्शन को चेक करो। ठीक है, ये मतलब होता है। चलो देखो नेक्स्ट, देखो जैसे हम ऑक्साइड की बात करें, लिथियम ऑक्साइड से लेके चलो सीजियम ऑक्साइड तक चलते हैं, या बेरिलियम ऑक्साइड से लेके, ऑक्साइड में देखो 2 निगेटिव होता है, लेकिन ये मोनो एटॉमिक, तो यहाँ पर भी क्या रहेगा, लैटिस एनर्जी फैक्टर रहेगा। तो बेरिलियम से बेरियम तक, यहाँ देखो वैलेंसी 2 होगी ना ऑक्साइड की, तो लिथियम पे 2 लगा दो, लिथियम की 1 इधर लगा दो तो ऑक्सीजन 1। लेकिन सेकंड ग्रुप में देखो बेरिलियम की भी 2 लगाओगे इधर, ऑक्सीजन की भी 2 लगाओगे तो 2 कैंसिल होके ये बन जाएगा। तो अब सिंपल है, देखो अब क्या, अब तो बन ही जाएगा, क्या हो रहा है। तो टॉप टू बॉटम अगर चलें तो साइज ऑफ कैटायन हमारा बढ़ रहा है, और जब साइज बढ़ता है तो अभी हमने सीखा लैटिस एनर्जी हमारी कम होगी, क्योंकि इनवर्स है उसके। और जब लैटिस एनर्जी कम होगी तो थर्मल स्टेबिलिटी जो है हमारी वो भी कम होगी, क्योंकि वो दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो ऊपर वाले ज्यादा स्टेबल है, नीचे वाले कम स्टेबल है। ये समझे सब लोग, नहीं समझे बताओ। ठीक, देखो अब यहाँ पे जैसे देखो ये है बेरिलियम सल्फेट से चलो नीचे बेरियम सल्फेट तक, सल्फेट की भी वैलेंसी 2 होती है, तो हम सल्फेट की बात कर रहे हैं। और इधर भाई लिथियम सल्फेट, इसकी 2 वैलेंसी इधर लगा दो, और नीचे यहाँ पे सीजियम सल्फेट की बात कर रहे हैं। ठीक, इनको देखो, अब ये जो सल्फेट है SO4 2 निगेटिव, तो सल्फेट क्या होता है भाई, पॉली एटॉमिक है, और जब ये पॉली एटॉमिक हो गया तो हमारा यहाँ पे पोलराइजेशन फैक्टर काम करेगा। देखो तो यहां से यहां हमें क्या लगाना है, पोलराइजेशन फैक्टर को अप्लाई करना है। तो चलो कर लो भाई पोलराइजेशन। टॉप टू बॉटम क्या हो रहा है, साइज हमारा कैटायन का बढ़ रहा है, साइज ऑफ कैटायन इंक्रीजेस। जब कैटायन का साइज बढ़ेगा तो उसका पीपी घटेगा, डिक्रीजेस, क्योंकि छोटे कैटायन का ज्यादा होता है। तो फिर पोलराइजेशन भी हमारा क्या होगा, घटेगा। और जब पोलराइजेशन घटेगा तो देखो थर्मल स्टेबिलिटी बढ़ेगी। एक बात हम लोगों ने ये पढ़ा कि जो थर्मल स्टेबिलिटी है वो डायरेक्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल है पोलराइजेशन के। अब देखो
कोवेलेंट कैरेक्टर मैंने लिखा था CVC, माने कोवेलेंट कैरेक्टर जो है वो पोलराइजेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ये भी लिखा था कल है। और लिखा था मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट और सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी पोलराइजेशन कोवेलेंट कैरेक्टर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। नमक और वाटर और शुगर का एग्जाम्पल मैंने समझाया था। तो यहाँ पे पोलराइजेशन घट रहा है, तो इसलिए कोवेलेंट कैरेक्टर भी घटेगा, डिक्रीजेस। ठीक, मान लो कह दे इसमें कोवेलेंट कैरेक्टर का ऑर्डर बताओ, लैटिस एनर्जी फैक्टर नहीं होगा, ये बड़ा आयन है ना, सल्फेट आयन जिसमें कई सारे एटम हो, पॉली एटॉमिक हो, वहां पे पोलराइजेशन फैक्टर काम करता है। ठीक है, तो थर्मल स्टेबिलिटी यहाँ पे क्या होगा, इंक्रीज होगा। और चूंकि पोलराइजेशन कम हो रहा है, पोलराइजेशन कोवेलेंट कैरेक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ये होगा। एंड देखो अगर हम इनकी सॉल्युबिलिटी की बात करें, सॉल्युबिलिटी इन वाटर, तो सॉल्युबिलिटी इन वाटर क्या होगी, टॉप टू बॉटम, क्योंकि पोलराइजेशन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो पोलराइजेशन डिक्रीज कर रहा है, तो सॉल्युबिलिटी इन वाटर आपकी इंक्रीज करेगी है? देखो मैंने क्या कहा, ध्यान से देखो, जो सॉल्युबिलिटी होती है, अब एक बात है यहाँ पे, रुक जाओ अभी, पहले तुमको एक दूसरी चीज बताएं। देखो इतना समझ में आ गया, पहले देखो सबसे पहले मैंने क्या कहा, टॉप टू बॉटम साइज कैटायन का बढ़ रहा है, कैटायन का साइज बढ़ेगा, पीपी घटेगा, पीपी कम होगा, पोलराइजेशन कम होगा। पोलराइजेशन और कोवेलेंट कैरेक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, जितना पोलराइजेशन ज्यादा होता है आयनिक बॉन्ड में, उतना ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर। ठीक, तो ये भी कम होगा। और थर्मल स्टेबिलिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो ये डिक्रीज होगा, तो ये बढ़ेगा। ठीक, अब सॉल्युबिलिटी कोवेलेंट कैरेक्टर के इनवर्सली, जो चीज जितना कोवेलेंट होगी पानी में उतना कम घुलेगी, पानी में सॉल्युबिलिटी की बात कर रहे हैं, तो कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ेगा तो सॉल्युबिलिटी कम होगी, और अगर कोवेलेंट कैरेक्टर कम होगा तो सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी। ठीक, ये ध्यान रखो। लेकिन देखो एक बात ये है, सॉल्युबिलिटी वाला, स्टेबिलिटी वाले में क्या नहीं समझ में आ रहा भाई, स्टेबिलिटी तो अभी कितनी बार बता चुके हैं। सल्फेट क्या है, आपको स्टेबिलिटी निकालनी है तो सबसे पहले निगेटिव आयन चेक करो, वो बड़ा है या छोटा है। अब इसमें कई सारे आइटम है, पॉली एटॉमिक, एक सल्फर है, 4 ऑक्सीजन है, तो 5 आइटम का है, तो पॉली एटॉमिक है। पॉली एटॉमिक जब होगा तो हमको पोलराइजेशन फैक्टर लगाना होगा। कल वाली क्लास में अगर नहीं रहे होगे तो नहीं समझ में आ रहा होगा, बाकी जो कल में रहे होंगे उनको समझ में आ रहा होगा, और ये कल हमने सब बताया है। तो कैटायन का साइज बढ़ रहा है भाई, कैटायन बढ़ेगा, पोलराइजेशन कम होगा, पोलराइजेशन कम होगा तो हमारा थर्मल स्टेबिलिटी बढ़ेगा, उल्टा होता है। अब देखो नोट करने वाली बात है, जो सॉल्युबिलिटी होती है डिपेंड्स, ये बहुत सारे फैक्टर पे डिपेंड करती है, मैनी फैक्टर्स। कौन कौन से डिपेंड करती है, एक तो ये डिपेंड करती है लैटिस एनर्जी पर, दूसरा डिपेंड करती है ये, देखो लैटिस एनर्जी डिपेंड करती है हाइड्रेशन एनर्जी पर, हाइड्रेशन एनर्जी पर, और यही जो बता रहे हैं पोलराइजेशन पर, कई फैक्टर पर डिपेंड करती है। तो इसको हम लोग अलग से डिस्कस करेंगे, यहां नहीं, डिस्कस्ड लेटर ऑन, बाद में करेंगे, मेन ग्रुप में पढ़ेंगे, इन मेन ग्रुप एलिमेंट जब पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा। तो सारे की एक ही जगह पढ़ाऊंगा, अभी एक एक बताएंगे तो फिर कंफ्यूजन होगा। अभी पहले लैटिस, पोलराइजेशन, ये हाइड्रेशन सब पढ़ लेंगे, तब इकट्ठा बताएंगे लेटर इन मेन ग्रुप एलिमेंट्स, तो उसमें हम पढ़ाएंगे इसे आप। तो इसलिए सॉल्युबिलिटी का ऑर्डर मैं नहीं अरेंज कर रहा हूं। बाई चांस अगर इस चैप्टर में कहीं सॉल्युबिलिटी का ऑर्डर के क्वेश्चन हो तो आप पोलराइजेशन से करना है, इस चैप्टर में अगर होगा तो पोलराइजेशन से ही मेनली दिया होगा, लेकिन ओवरऑल सिर्फ पोलराइजेशन पे नहीं डिपेंड करता, लैटिस एनर्जी पर भी डिपेंड करता है। तो हमें आगे चल के सीखना पड़ेगा कौन सा फैक्टर डोमिनेट कर रहा है, तो वो हम आगे सिखाएंगे आपको, अभी इसकी जरूरत नहीं है। तो ये देखो इसका आ गया।
ठीक, तो कार्बोनेट का मैंने बता दिया, बाइकार्बोनेट का मैंने बता दिया, सल्फेट का मैंने बता दिया आपको, नाइट्रेट का बता दिया मैंने आपको, है ना। तो 4 आपको ऑर्डर ऐसे मैंने कंपाउंड्स के बता दिए, इस तरीके से इनको करना है। चलो अब देखना जरा कौन सा बता रहा हूं ध्यान से। अब देखो, मैंने कल आपसे कहा था जो स्यूडो नोबेल होते हैं कैटायन, उनकी पोलराइजिंग पावर ज्यादा होती है, उनमें पोलराइजेशन ज्यादा होता है। ठीक, ये बात हमने कही थी। स्यूडो नोबेल, तो अब उसका एग्जाम्पल दिखाते हैं। तो जैसे देखो यहाँ पे, जैसे हम बात करें कैल्शियम कैल्शियम कार्बोनेट, और इधर बात करें जिंक कार्बोनेट की, है ना। तो देखो जैसे हम बात कर रहे हैं इसकी, इसमें कैल्शियम +2 है, कैल्शियम 20 होता है एटॉमिक नंबर, 2 चलेगा 18 है। ये सब तो आपको देखते ही पहचानना है कि वो कैसा है। जिंक का एटॉमिक नंबर 30 है, तो हमने सीधे ही बता दिया था जो डी ब्लॉक वाला है जिंक 12 ग्रुप नंबर। एस ब्लॉक वाले जो होते हैं फर्स्ट और सेकंड, वो तो हमेशा नोबेल बनाते हैं, और 11 ग्रुप और 12 ग्रुप वाले कैटायन जो होते हैं वो स्यूडो नोबेल होते हैं, है ना। तो ये हमारा कैसा है, स्यूडो नोबेल कॉन्फ़िगरेशन है। और हमने क्या कहा था, इसका मतलब इधर से इधर नोबेल से आप क्या बन जा रहे हो, स्यूडो नोबेल हो रहा है, ये नोबेल कॉन्फ़िगरेशन है। तो नोबेल का Z इफेक्टिव हमारा कम होता है, स्यूडो नोबेल का ज्यादा होता है, इंक्रीजेस। तो इसका मतलब Z इफेक्टिव बढ़ रहा है। जब Z इफेक्टिव बढ़ेगा तो कैटायन की Z इफेक्टिव क्या है, अट्रैक्टिंग पावर। तो यानी, और अट्रैक्टिंग पावर को हम क्या कह रहे हैं, पोलराइजिंग पावर, वो भी बढ़ेगी। और जब पोलराइजिंग पावर बढ़ती है तो पोलराइजेशन भी हमारा बढ़ेगा। और जब पोलराइजेशन बढ़ेगा तो सर थर्मल स्टेबिलिटी, चूंकि कार्बोनेट पॉलीएटॉमिक है, पोलराइजेशन पे डिपेंड करेगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो वो डिक्रीजेस। तो इसका मतलब कैल्शियम कार्बोनेट ज्यादा स्टेबल होगा, जिंक कार्बोनेट कम स्टेबल। सेम ऐसे देखो आप इसको कर सकते हो, सोडियम कार्बोनेट और कॉपर कार्बोनेट। सोडियम +1 इसमें लेना है, 28A होगा, और यहां पर भी कॉपर +1 लेना है। कॉपर 29 होता है, 28 बचेगा, है ना। ये तो यहां भी क्या आएगा, सेम, मेरे ख्याल में खुद कर लोगे, बताने की जरूरत नहीं है, सेम ऐसे ही आएगा। तो बताओ ये सब समझ में आए आपके या नहीं आए, पोलराइजेशन। अब बताओ पोलराइजेशन सारा समझ गए या नहीं समझ गए, कोई चीज रह गई है जो नहीं समझ में आई हो आपके, है। ठीक, तो ये हो गया आपका पोलराइजेशन। तो पोलराइजेशन आपका कंप्लीट हो गया। बाकी तो सब क्वेश्चन जो होंगे वो इसी टाइप से आपको अरेंज कर लेने हैं। ठीक है, ऐसे बहुत सारे होते हैं, जैसे मेनली यही वाले हैं, यही वाले एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए मैंने इनको आपको पहले बता दिया। ठीक, नाइट्राइड ऑक्साइड 6-7 तरीके के मैंने बता दिए आपको। तो अब कुल मिला के पोलराइजेशन में सॉल्युबिलिटी का इफेक्ट हम बाद में देख लेंगे। मेल्टिंग पॉइंट कुछ जगह देख सकते हैं, देखो कहीं कहीं इसको भी दे देते हैं, मेल्टिंग पॉइंट को अरेंज करो। अब वैसे देखो जो मेल्टिंग पॉइंट होता है ये भी कई सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, ये भी डिपेंड अपॉन, किस किस पे डिपेंड करता है। एक तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कितना है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पे डिपेंड करता है। दूसरा, अभी सॉलिड स्टेट पढ़ाएंगे आपको, तो ये उसमें होता है क्लोज पैकिंग, तो क्लोज पैकिंग पर डिपेंड करता है। और तीसरा डिपेंड करता है नेचर ऑफ बॉन्ड, नेचर ऑफ बॉन्डिंग कौन सी हो रही है, मतलब उसमें आयनिक कैरेक्टर है, आयनिक कैरेक्टर ज्यादा है, आयनिक बॉन्डिंग है, या कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा है, कोवेलेंट बॉन्डिंग है। यानी इसमें भी कई सारे फैक्टर है, तो ये भी हम अलग से डिस्कस करेंगे, लेकिन एक एग्जाम्पल, तो इसलिए इसको भी डिस्कस्ड लेटर, इसको अलग से डिस्कस कराऊंगा आपको, डिस्कस्ड लेटर। और भी ये डिपेंड करता है, पॉलीमराइजेशन पर भी डिपेंड करता है, पॉलीमराइजेशन पर। तो इसको अभी हम
चैप्टर के लास्ट में डिस्कस करेंगे, ठीक है। मेल्टिंग पॉइंट को, ऐसे बॉइलिंग पॉइंट को भी बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन कुछ हैं जो सिर्फ पोलराइजेशन पे डिपेंड करते हैं, उनकी बात हम यहाँ कर लेते हैं। हम उनकी बात करते हैं एग्जाम्पल्स की जो सिर्फ पोलराइजेशन पे डिपेंड करते हैं। एग्जाम्पल्स विच डिपेंड, जिसको नहीं समझ में आ रहा है हैंड रेज मत करो, चैट बॉक्स में लिखो, या मैं इधर से अनम्यूट अभी 5 मिनट लास्ट में दूंगा तब पूछिएगा। एग्जाम्पल विच डिपेंड अपॉन, ओनली किस पे डिपेंड करते हो, जो पोलराइजेशन वाले, वो मैं यही बता दे रहा हूं आपको। देखो अभी चैप्टर के लास्ट में आपको डिटेल में लिख देंगे। तो देखो जैसे हम बात करें सोडियम क्लोराइड और कॉपर क्लोराइड, ठीक। तो देखो सोडियम हमारा प्लस, कॉपर हमारा प्लस, ये स्यूडो नोबेल होगा, बताने की जरूरत नहीं है, ये नोबेल होगा, नोबेल स्यूडो नोबेल। तो इधर से इधर क्या हो रहा है, नोबेल से स्यूडो नोबेल की तरफ हमारा क्या होता है, जेड इफेक्टिव हमारा बढ़ता है। तो जेड इफेक्टिव बढ़ रहा है, जब जेड इफेक्टिव बढ़ेगा तो पोलराइजेशन पावर पीपी हमारी बढ़ेगी, पीपी बढ़ेगी पोलराइजिंग पावर, तो हमारा पोलराइजेशन भी बढ़ेगा, ठीक। और देखो मेल्टिंग पॉइंट जो होता है वो पोलराइजेशन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। क्यों पोलराइजेशन बढ़ेगा, कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ेगा, और कोवेलेंट कंपाउंड के मेल्टिंग पॉइंट कम होते हैं क्योंकि वो वीक फोर्स होता है। तो इसलिए इधर से इधर मेल्टिंग पॉइंट जो है, चूंकि पोलराइजेशन बढ़ रहा है इनवर्सली है, तो वो डिक्रीजेज, यानी एस ब्लॉक वालों के सोडियम पोटेशियम के ज्यादा होंगे कॉपर वगैरह से, ठीक। सेम ऐसे ही देखो सोडियम फ्लोराइड, दूसरा एग्जाम्पल है सोडियम क्लोराइड, सोडियम ब्रोमाइड, सोडियम आयोडाइड। अब की देखो अगर क्या हो रहा है, तो सोडियम सेम है, एनायन बदल रहा है, तो साइज ऑफ एनायन हमारा क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो साइज ऑफ एनायन बढ़ रहा है, तो जब एनायन का साइज बढ़ता है तो पोलराइजेबिलिटी उसकी बढ़ती है, माने वो इलेक्ट्रॉन जल्दी से अट्रैक्ट करवा देता है कैटायन से, इसलिए हमारा पोलराइजेशन बढ़ता है। और जब पोलराइजेशन बढ़ता है तो अभी हमने कहा मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज होता है, ठीक। कोवेलेंट कैरेक्टर भी अरेंज करने को आ सकता है, इसमें कहेगा कोवेलेंट कैरेक्टर अरेंज करो, तो ठीक है कोवेलेंट कैरेक्टर भी कर सकते हैं यहाँ पे। जब पोलराइजेशन बढ़ेगा तो कोवेलेंट कैरेक्टर भी हमारा बढ़ेगा, ठीक। तो कोवेलेंट कैरेक्टर अरेंज करवाए या मेल्टिंग पॉइंट, वही वाले हमें यहाँ पे यूज करने हैं। बाकी मेल्टिंग पॉइंट और भी बहुत फैक्टर पे डिपेंड करता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग पर भी डिपेंड करता है। अगर हम लिक्विड्स की बात करें तो लिक्विड्स में ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग पर भी डिपेंड करेगा। फिलहाल तो हम लोग सॉलिड की बात कर रहे हैं, तो इसको हम अलग से लेंगे टॉपिक को। मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट को लास्ट में, वॉन्डरवाल फोर्स पे भी डिपेंड करते हैं, ये बहुत सारे और फैक्टर होते हैं। तो कुल मिला के तुम्हारा अब ये टॉपिक पोलराइजेशन फिनिश हो गया है, इसी में से तुम्हारा एग्जाम में कवर हो जाएगा। बाकी आप प्रैक्टिस करोगे, कुछ रह गया होगा, नहीं छूट गया होगा, मान लो कोई चीज रह जाती है, तो देखो जब क्वेश्चंस आप सॉल्व करते हो तो क्वेश्चन सॉल्व करने में हमको आइडिया लग जाता है कि क्या चीज हमें और देखनी है, उससे हमें आइडिया लगता है क्या चीज हमारी रह गई है। तो जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, करवाएंगे मैं आपको करने, तो आपको सॉल्यूशंस की जब बात करूंगा तब आपको बताऊंगा कैसे हमारे वो क्वेश्चंस होंगे। आप एक बार करिए, जो रह जाए उसको भी करना है। मैंने कह दिया है, देखो आप चैप्टर के आखिर में ही सारे क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। 2 लेक्चर हम ले चुके हैं सिर्फ इसी बात के, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराने के, तो उसमें 5 टॉपिक हम लोग कवर कर लिया है। अब बाकी टॉपिक एक साथ हम कवर करेंगे चैप्टर के लास्ट में, इसलिए आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस करिए सभी लोग।
उसको जितना लगाओगे तभी बेनिफिट मिलेगा, अदरवाइज कुछ नहीं होने वाला है। तो चलो देखो, अब नेक्स्ट टॉपिक शुरू करेंगे। तो ये खत्म हो गया पोलराइजेशन। चलिए अब कुछ ही टॉपिक रह गए बस अब इस चैप्टर में। एक्चुअली हमें क्या क्या पढ़ाना है, एक तो लैटिस एनर्जी रह गई है, एक तुम्हारा वॉन्डरवाल फोर्स रह गए, हाइड्रोजन बॉन्डिंग रह गई है, और एक इनका जो आयनिक बॉन्ड है वर्सेस कोवेलेंट बॉन्ड, इन दोनों का कंपैरिजन बचा है। कुल मिला के ये 4 टॉपिक मेन बचे हैं सिर्फ। अब ये बड़े बड़े टॉपिक नहीं है, छोटे छोटे टॉपिक हैं, जल्दी खत्म हो जाएंगे। तो इसका मतलब 2 या 3 लेक्चर्स और बाकी है इसमें, इस चैप्टर में फिनिश होने में। 4 मान लो 5, ज्यादा से ज्यादा 5 लेक्चर, और 2 तुम्हारे प्रॉब्लम डिस्कशन का अलग से सेशन लगाएंगे। तो 5 लेक्चर में ये खत्म हो जाएगा। उसके बाद आपको मैंने कहा नया चैप्टर शुरू करूंगा। देखो हमें 3 सेगमेंट होते हैं केमिस्ट्री में, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक और फिजिकल। इनऑर्गेनिक पढ़ने के लिए, हमें समझने के लिए बॉन्डिंग की पता होना बहुत जरूरी, इसलिए मैंने पहले बॉन्डिंग पढ़ाया है। ऑर्गेनिक पढ़ने के लिए हमको आपके लेवल पे 2 चीजें बहुत पता होनी चाहिए, एक आईयूपैक केमिस्ट्री, आईयूपैक नेमिंग, और दूसरा जर्नल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जिसे हम जीओसी कहते हैं। और फिजिकल पढ़ने के लिए मोल कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। अगर ये 3 चैप्टर पता है तो आप केमिस्ट्री अच्छे से सीख पाओगे। तीनों में एक भी कोई वीक रह गया तो आपको बहुत प्रॉब्लम आएगी। तो इसलिए हम सबसे पहले इसको बताएंगे, और जेई वालों के लिए हम लास्ट में एक अलग सेशन लगाएंगे, उनको 1-2 चीजें और बताएंगे जो उनके लिए अलग से है। ठीक, तो इसका मतलब जेई के लिए तो एक क्लास हम लगाएंगे ही उनको, प्लस जेई वालों के लिए आज मैं बुक अभी सेंड करूंगा, देखो 1-2, वो जेई वाले उन बुक्स की प्रॉब्लम्स भी सॉल्व करेंगे, उन बुक्स की प्रॉब्लम भी हम जेई वालों के साथ अलग से डिस्कस करेंगे। ठीक, तो मेरा पहला टारगेट है तुम्हारे ये जो बेसिक 3 चैप्टर है, ये बेसिक 3 चैप्टर आपको सिखा दूं। जब आप ये बेसिक तीनों चैप्टर सीख जाओगे तब आपको फिर मैं फटाफट जल्दी जल्दी फिर पढ़ा सकता हूँ। और ये 3 चैप्टर हमें स्लो ही पढ़ाने पड़ेंगे। जब ये स्लो खत्म हो जाएंगे आप खुद ही देख लोगे, आपकी स्पीड जो है बाकी चैप्टर्स में ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी। और जब तक ये नहीं क्लियर है तो कुछ नहीं होने वाला है। ठीक है, चलिए। और सबसे ज्यादा क्वेश्चन बच्चे गड़बड़ करते हैं ऑर्गेनिक में और फिजिकल में, तो इसलिए चलो देखते हैं। इसके बाद मैं आपको आईयूपैक केमिस्ट्री पढ़ाऊंगा। ज्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है, छोटा सा है, जल्दी खत्म हो जाएगा। आईयूपैक और जीओसी, उसके बाद आपको मोल कॉन्सेप्ट पढ़ाऊंगा। ग्रुप में मैंने अपने जो ऐप है उसमें देखो चैप्टर्स बहुत सारे डाल दिए, कौन कौन से पढ़ाएंगे पहले, उसके बाद जब उतने हो जाएंगे तब आगे चैप्टर्स पे चले। चलिए, तो अब नेक्स्ट टॉपिक शुरू करते हैं, लैटिस एनर्जी। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा है, पहले लैटिस एनर्जी पढ़ा देते हैं आपको। देखो एनर्जी को आजकल हम लोग एंथैल्पी के टर्म में पढ़ते हैं, इसलिए इसको लैटिस एंथैल्पी भी कहते हैं। ये थर्मोडायनेमिक्स पढ़ाएंगे तब आपको एंथैल्पी और ये सब बताएंगे क्या होता है। तो देखो लैटिस एनर्जी और लैटिस एंथैल्पी, अब ध्यान से समझो क्या होता है। ये अभी हमने ऊपर डेफिनेशन बताई, ये बेसिकली क्या है, एनर्जी है, एनर्जी रिलीज्ड, जो रिलीज हो रही है। एनर्जी रिलीज्ड कब, व्हेन 1 मोल, 1 मोल कंपाउंड बनाना है, 1 मोल ऑफ आयनिक कंपाउंड बनाना है। आयनिक कंपाउंड इज प्रीपेयर्ड, बनाया जाएगा किससे, फ्रॉम इट्स, अपने आयन से, अपने अवयवी, अपने कॉन्स्टिट्यूएंट। कॉन्स्टिट्यूएंट का मतलब जिनसे मिलके उसे बनना है, कॉन्स्टिट्यूएंट आयन से, लेकिन गैसियस आयन से, गैस स्टेट में होना चाहिए उन आयन से, गैसियस आयन से। बस उसी एनर्जी को हम क्या कहते हैं, इज कॉल्ड लैटिस एनर्जी।
जैसे हमें सोडियम क्लोराइड सॉलिड बनाना है, लेकिन 1 मोल बनाना है। अब इस 1 मोल को बनाएंगे किससे? सोडियम आयन से, क्लोराइड आयन से। कहीं से लाओ, गैस स्टेट में इनको मिला दो। तो देखो प्लस और माइनस को जब मिलाओगे आप, जब प्लस और माइनस को हम मिलाएंगे तो क्या होगा? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप होगा। हमेशा पढ़ाई गैस स्टेट के लिए इसलिए करते हैं, गैस में मिनिमम फोर्स होता है, तो उनके खुद के फोर्स यहाँ पे इंक्लूड नहीं होते। तो जब दोनों एक दूसरे के पास लाओगे तो जो एनर्जी रिलीज होगी, देखो एनर्जी को हम लोग डेल्टा एच, एंथैल्पी को हम डेल्टा एच से डिनोट करते हैं। डेल्टा एच जब नेगेटिव हो तो इसका मतलब वो रिएक्शन में एनर्जी निकल रही है, उसे हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। और अगर डेल्टा एच पॉजिटिव है तो उस रिएक्शन में एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है, हीट एब्जॉर्ब हो रही है, उन्हें हम एंडोथर्मिक कहते हैं। बस इसी एनर्जी को डेल्टा एच या लैटिस एनर्जी हम कहते हैं। ठीक, तो इसका मतलब देखो, अगर हम फैक्टर्स की बात करें तो सीधे सीधे हम ये कह सकते हैं कि लैटिस एनर्जी जो है वो किस वजह से निकलती है। तो लैटिस एनर्जी इज ड्यू टू, किस वजह से है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से। जितना ज्यादा अट्रैक्शन होगा, एनर्जी उतनी ज्यादा रिलीज होगी, और जितनी ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है, सिस्टम उतना स्टेबल होता है। तो लैटिस एनर्जी इज ड्यू टू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इसका मतलब हम कह सकते हैं लैटिस एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, या दोनों आयन का चार्ज Q1 Q2 और उन आयन के साइज को लिख दो यहाँ R। Q1 Q2 क्या है? ये तो है चार्जेस आयन के, प्लस और माइनस। और R क्या है? उनके साइज को बता रहा है, रेडियस को बता रहा है। ठीक, इन पे डिपेंड करती है लैटिस एनर्जी। यानी दैट इज, हमारा कहने का मतलब है, पहला पॉइंट, कि लैटिस एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी चार्जेस के। दोनों चार्ज ज्यादा होना चाहिए, प्लस एंड निगेटिव। भाई जितना प्लस और माइनस होगा, अट्रैक्शन उतना ज्यादा होगा। अट्रैक्शन जितना ज्यादा होगा, लैटिस एनर्जी भी हमारी उतनी ज्यादा होगी। अब देखो, लैटिस एनर्जी हमेशा सॉलिड कंपाउंड की पढ़ी जाती है, लिक्विड की नहीं पढ़ते हैं, ध्यान रखना। लैटिस एनर्जी हमेशा सॉलिड्स की पढ़ते हैं। सॉलिड में लैटिस एनर्जी होती है। तो सॉलिड की क्या होती है? पैकिंग होती है। तो ये उसकी क्लोज पैकिंग पर डिपेंड करती है। जितनी ज्यादा क्लोज पैकिंग होगी, उतना लैटिस एनर्जी ज्यादा। और साइज वाला तो रह गया, उसे भी लिख लो भाई। और लैटिस एनर्जी साइज जो आयन का है उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल। जितना बड़ा आयन होगा, उसकी पैकिंग भी कम होगी, उसका अट्रैक्शन भी कम होगा, इसलिए उसकी लैटिस एनर्जी कम होगी। तो क्लोज पैकिंग आयन कितनी पास पास लगे हैं, उससे उसकी क्या होगी? लैटिस एनर्जी आपकी ज्यादा होगी। और जब लैटिस एनर्जी ज्यादा होगी, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इसका मतलब ज्यादा है, इसका मतलब कंपाउंड हमारा ज्यादा स्टेबल है। ठीक, ये मेन 3 फैक्टर होते तो और भी है लैटिस एनर्जी। अब क्लोज पैकिंग एक्चुअली कई सारे फैक्टर पे डिपेंड करती है ऑल्सो। ये तो सब सॉलिड स्टेट का है, तो सॉलिड स्टेट आगे पढ़ाएंगे। क्लोज पैकिंग जो है, ये खुद 2 फैक्टर पे डिपेंड करती है। एक तो होता है कोऑर्डिनेशन नंबर, अभी देखेंगे कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ आयन, अभी बताते हैं क्या होता है। और क्लोज पैकिंग किस पर डिपेंड करती है? एक होता है मेडलंग कांस्टेंट, मेडलंग कांस्टेंट, इन पे और डिपेंड करती है। इसका मतलब लैटिस एनर्जी इन दोनों पे डिपेंड करती है, ऐसे कह लो। तो ये तो लैटिस एनर्जी के हमारे क्या हो गए? फैक्टर्स हो गए। ठीक, तो कहने का मतलब देखो, फॉर एग्जाम्पल हम ये कह सकते हैं, जैसे मान लो हम बात करें सोडियम क्लोराइड की, यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है। फिर हम बात करें, देखो जैसे मान लो सोडियम ऑक्साइड की, तो यहाँ पे एक प्लस है, ऑक्सीजन पे 2 निगेटिव है। इसका मतलब हम बात करें सोडियम नाइट्राइड की, यहाँ पे एक प्लस है, यहाँ पे 3 माइनस। तो इसका मतलब देखो, इधर से इधर चार्ज क्या हो रहा है? चार्ज हमारा जो है कौन सा? नेगेटिव बढ़ रहा है। तो नेगेटिव चार्ज जब बढ़ेगा,
चूंकि हमारा, इसलिए लैटिस एनर्जी भी बढ़ेगी क्योंकि वो चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक, जैसे देखो हम बात करें सोडियम, देखना क्लोराइड, और बात करें कैल्शियम ऑक्साइड, यहाँ +1 -1 है जबकि यहाँ +2 -2, तो यहाँ पर भी क्या हो रहा है, चार्ज हमारे बढ़ रहे हैं। चार्ज बढ़ेंगे तो हमारा लैटिस एनर्जी जो है वो बढ़ेगा। तो देखो हेंस आप ये कह सकते हो जितना ज्यादा चार्ज है उतना लैटिस एनर्जी ज्यादा। तो हम देखो दो आयन है, एक कैटायन एक एनायन, अगर दोनों यूनिवैलेंट है, यूनिवैलेंट का मतलब दोनों पे +1 -1 है, और मान लो एक पे 2 है और एक पे 1 चार्ज है, बाई यूनि कह लो या यूनि बाई, है ना, और या फिर बाई बाई है, दोनों पे 2 निगेटिव है, ऐसे ट्राई वैलेंट माने उनकी वैलेंसी माने 4, यहाँ पे मतलब है प्लस माइनस है, यहाँ पे या तो प्लस का 2 है माइनस का 1 है, या प्लस का 1 है माइनस का 2 है, यहाँ पे क्या है +2 -2 है, ऐसे ही और बढ़ा लो ट्राई वैलेंट ऐसे ही। तो जैसे इसका इधर से इधर यानी क्या हो रहा है, चार्जेस जो है हमारे वो बढ़ रहे हैं, और चार्ज बढ़ेंगे तो हमारा लैटिस एनर्जी भी बढ़ेगा। तो चार्ज बढ़ गए, लैटिस एनर्जी भी हमारा बढ़ जाएगा इस तरीके से। तो ये तो लैटिस एनर्जी कैसे डिपेंड करती है उसकी बात हमने करी। ठीक, चलो अब दूसरी चीज देखो, ग्रुप में नीचे चलो, ग्रुप में किसी ग्रुप में ऊपर से नीचे चलोगे तो साइज ग्रुप में क्या होता है, इंक्रीजेस। किसी भी ग्रुप में ऊपर से नीचे चलो तो हमारा साइज बढ़ता है, चाहे वो कैटायन हो चाहे वो एनायन हो, और साइज बढ़ेगा तो लैटिस एनर्जी हमारी डिक्रीज होगी, है ना। कहने का मतलब लिथियम प्लस से आप सीजियम प्लस चलिए तो यहां से यहां साइज बढ़ेगा तो लैटिस एनर्जी हमारी जो है वो डिक्रीज होगी। लैटिस एनर्जी साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। अरे लैटिस एनर्जी क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है राखी, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जितना प्लस और जितना माइनस ज्यादा होगा अट्रैक्शन ज्यादा होगा, लैटिस एनर्जी तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ही है, तो फोर्स, चार्ज बढ़ेगा अट्रैक्शन बढ़ेगा, अट्रैक्शन बढ़ेगा लैटिस एनर्जी बढ़ेगी। तो लिथियम और सीजियम आयन की बात हो गई। सेम ऐसे जैसे देखो फ्लोराइड से क्लोराइड चलो तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पर भी ऊपर से नीचे चलोगे तो साइज तुम्हारा क्या हो रहा है, देखो ऐसे एरो बना दिया करें, इंक्रीजेस समझा करो। तो साइज बढ़ेगा तो लैटिस एनर्जी क्या होगी, डिक्रीजेस। ठीक, ऐसे कहीं मैं बना देता हूं तो इसका मतलब समझा करो, इनक्रीजेस बढ़ता है, तो बड़ा इतना लंबा वर्ड है, और ऐसे कहीं लिख दें तो इसका मतलब समझिए डिक्रीजेस, वो चीज घट रही है, ये आगे काम आएगा, बार बार इंक्रीज डिक्रीज आ रहा है, तो इतना लंबा छोड़ के हम ऐसे एरो बना दिया करेंगे। बताओ इतना समझे, पहले लैटिस एनर्जी के फैक्टर्स क्या है, तो हुए लैटिस एनर्जी के फैक्टर क्या होते हैं। अब अगली चीज है लैटिस एनर्जी हम निकालेंगे कैसे, डिटर्मिनेशन इसका कैसे, डिटर्मिनेशन ऑफ लैटिस एनर्जी। तो लैटिस एनर्जी को निकालते कैसे किसी कंपाउंड की, दो मेथड होते हैं, एक तो है थ्योरेटिकल मेथड। थ्योरेटिकल मेथड में क्या करते हैं, डेरिवेशन करते हैं, तो हम यहाँ पे निकालते हैं बाई इक्वेशन से, कुछ इक्वेशन बना लेते हैं, उन इक्वेशन से निकालते हैं। और इधर हम बात करते हैं एक्सपेरिमेंटली कैसे निकालेंगे उसे, एक्सपेरिमेंटल मेथड में हम लोग जो यूज करते हैं वो यूज करते हैं बॉर्न हैबर साइकिल, इससे निकालते हैं बॉर्न हैबर साइकिल से। ठीक, ये दो मेथड है बेटा जी। तो अब कैसे यूज करेंगे वो जरा देर में नहीं हो पाएगा, टाइम भी हो गया है। तो बॉर्न हैबर साइकिल से हम कैसे निकालेंगे कल सिखाएंगे, और इक्वेशन से कल ये टॉपिक खत्म हो जाएगा लैटिस में। अब छोटे छोटे टॉपिक है, लैटिस एनर्जी, वॉन डेर वाल्स, तो 5-6 लेक्चर में चैप्टर खत्म होने वाला है, तब तक आप आईयूपैक केमिस्ट्री पढ़ो ना पढ़ो, जो क्वेश्चंस हैं सारे
वो सॉल्व करके रखिए, क्योंकि इसके बाद हमें IUPAC पढ़ाना है, वो ठीक है, लेकिन पहले हमें इसे फिनिश भी करना है। ओके, तो इसको ध्यान रखो। अब मैं इधर से रिकॉर्डिंग बंद करके ऑन कर रहा हूँ, आपको अनम्यूट कर रहा हूँ, पूछ लीजिए।